सुप्रभात छात्राओं, कक्षा 12 के वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा में, वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विषय में जानेंगे। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, मतलब प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रतिरोध R से जुड़ा है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं चित्र में। ये एक एसी सोर्स प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है और एक हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध लगाया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को संकेत किससे शो करते हैं? हमेशा ये वेव वाली लाइन। ठीक है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कितना है? E = E0 sin ω t, यही होता है। और प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, उसका R है। तो ओम के नियम के अनुसार I होता है ε/R। एप्सिलॉन की जगह वैल्यू डाला, ε0 sin ω/r आया। तो I का मान कितना होगा? ε0 ω/r। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू ले लिया। अब धारा का अधिकतम मान कितना होगा? साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो धारा का अधिकतम मान के लिए I कितना होगा? I होगा ε/R0 इंटू साइन ω/t की जगह 1 रखेंगे। 1 रखते इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा I ε0/R, इसको हम I0 मान लेंगे। तो एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं? एक तरह से हम लिख सकते हैं कि I0 को हम धारा का शिखर मान मानते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। तो I = ε0 sin ω/t/R। इस ε0/R की जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम I0 लिखेंगे। तो I = I0 sin ω/t आएगा। एप्सिलॉन = ε0 sin ω/t, हम दोनों ही उसमें लिख सकते हैं, चाहे हम करंट के रूप में लिखें या उसको हम जो है विद्युत वाहक बल के रूप में लिखें। दोनों का इक्वेशन हमको यहाँ मिल गया है, हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ने पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही समान कला में, देखिए दोनों साइन में है तो समान कला में मिलती हैं, समान कला होती है, अर्थात दोनों एक साथ अधिकतम शिखर मान को प्राप्त करती हैं तथा एक साथ शून्य मान को प्राप्त करती है। ये देखिए शिखर शून्य, शिखर शून्य। ये I0 है, क्योंकि I0 में देखिए एप्सिलॉन के नीचे R आ रहा है, मतलब वैल्यू जो पीक वैल्यू है, जो इसका शिखर मान है, वो घटेगा, इसीलिए I0 छोटा है, I ε0 से छोटा है। लेकिन आप देखेंगे कि एक जैसा चल रहा है, मतलब ग्राफिकली अगर देखें तो अगर मैं समय के साथ इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो हमें दिखेगा ω/t एंगल के साथ I0 और ε0 एक ही साइड पर है, एक ही तरफ पर है। तो शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का कला समंजस आरेख, फेज डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं? फेज डायग्राम। ये पूछा जाता है, ये प्रदर्शित किया गया है एप्सिलॉन चित्र में। ε0 तथा I0 को सदिश द्वारा व्यक्त किया गया है, जो क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा वामावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। वामावर्त मतलब इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज किससे घूम रहा है? ओमेगा से घूमता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष में इनके प्रक्षेप क्रमशः तात्कालीन विद्युत वाहक बल और धारा के मान को प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर अगर मुझे शक्ति निकालनी हो तो उसका सूत्र क्या होता है? ये I है, ये ε0 होता है। एवरेज पावर, औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है P एवरेज पूरे सर्कल के लिए 0 से T, ε0 sin ω/t इंटू I0 sin ω/t/t पूरे साइकिल के लिए इंटू dt। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? I0 और ε0 को बाहर निकालेंगे, T इनको इंटीग्रेट करेंगे, गलन समाकलन 0 से T तक sin² ω/t dt। इसका मान जो होता है हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पहले भी हमने हाफ लाइफ निकाल रहे थे तब भी किया था। ये हाफ लाइफ करिए, एवरेज निकाल रहे तब भी किया था। इसका एवरेज मान T/2 आता है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। औसत शक्ति कितना होगा? ε0 I0/t इंटू T/2, T से T कटा, ε0 अपॉन I0। अब मैं √2
रूट इंटू √2 हमें पता है ये 2 के मान के बराबर होता है। इसको अगर हम यहाँ रख दें तो E0/√2 इंटू I0/√2 ये ERMS और IRMS का मान होगा, जहाँ ERMS ε0/√2 और IRMS ε0/I2 है। तो सरल परिपथ में हम इसको VI कहते हैं, यहाँ पर VI की जगह ERMS और IRMS का जो है यूज़ होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा अमीटर का पाठ्यांक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज मापने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान है, जो क्रमशः सरल धारा तथा वोल्टता के तुल्य है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान जो है वो 220 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। 220 वोल्ट है तो शिखर मान कितना होगा? इसका शिखर मान होगा आपका ERMS इंटू √2। इस सूत्र से निकाल के हम ले रहे हैं E, कहाँ से ले रहे हैं? E0/√2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू ERMS, ये हमें पता है। तो यहाँ से अगर इधर हम ले जाएं इंटू √2 से करेंगे तो 311 वोल्ट के पास आपके पास आएगा था। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट तक बदलती है। यही कारण है कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसका आप जो है पूर्ण चक्र में इसका अधिकतम मान देखिए, -311 प्लस 311 से -311 है, 220 से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दृष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। प्रयुक्त प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्या देता है? P एवरेज ERMS और IRMS गुणा से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ERMS की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो था IRMS इंटू R, ये आपको पता है। तो P एवरेज कितना होगा? IRMS इंटू R माइनस IRMS। ये कहाँ से लिया बच्चों मैंने? ये जो मेरा मान था यहाँ पर मैंने इसका मान डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया I² RMS, ठीक है, 2 IRMS हो गए इंटू R। तो P एवरेज कितना हो गया? ε²/RMS। तो इसके दो तरह से, मतलब ये सिर्फ सूत्र को दिखाने का तरीका है, या तो आप इसको Imax मतलब करंट के हिसाब से दिखा सकते हैं, विद्युत के हिसाब से, या तो फिर इसको EMF के हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है। यदि IRMS प्रबलता की दृष्ट धारा प्रतिरोध I में प्रवाहित हो तो भी परिपथ की शक्ति IRMS इंटू R होगी। अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान RMS वैल्यू उस दृष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही देर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRMS प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान E इफेक्टिव या आभासी मान V वर्चुअल कहलाता है। I वर्चुअल या IRMS I0/√2 होता है। ये बहुत जनरल चीज़ें, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान उस दृष्ट वोल्टेज के बराबर रहता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती वोल्टता से होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग मध्य मूल मान ERMS वोल्टता का प्रभावी मान इफेक्टिव वैल्यू या आभासी मान वर्चुअल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। वर्चुअल क्योंकि एक्चुअल में वो वहाँ होता ही नहीं। अब है आपकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, मतलब AC सर्किट में हमने इंडक्टेंस को लगाया, प्रेरकत्व को लगाया है। इसका निकालेंगे। चित्रानुसार एक इंडक्टर L के सिरों को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से हमने जोड़ दिया है। प्रेरक का प्रतिरोध नगण्य है, मान के चलेंगे, क्योंकि हम उसको कहीं भी अपने उसमें नहीं लेंगे। स्रोत का तात्कालिक विद्युत वाहक बल E जो है तथा प्रेरक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? -L dI/dt। ये हमने जब हम कर रहे थे इंडक्टेंस तब पढ़ा था, ये सेल्फ इंडक्टेंस में आता है ना, याद करिए। तो उसमें हमने ये डेरिवेशन कर रखा है। तो चूंकि परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है और आपको पता है कि आपका जो प्रेरक है वो हमेशा अपने कारण के विपरीत चलता है, इसीलिए माइनस साइन लगता है। तो कोई परिपथ ना होने की वजह से इन दोनों का जो माइनस है वो आपका 0 होगा, इन दोनों का जो अंतर है वो 0 होगा। L प्रेरक क्या है? इंडक्टर का स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस है। तात्कालीन धारा I = I0 sin ω t होता है, जहाँ I0 धारा का शिखर मान तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है।
ई माइनस एल डी अपॉन डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी धारा हमने कोई भी वहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगाया है। जब प्रतिरोध नहीं लगाया है तो ये धारा किसके बराबर है? आपके 0 के बराबर आ रही है। अब L इजिकल टू एल डी आई अपॉन डी टी जब इसका करेंगे बच्चों, तो हमने इंटीग्रेशन में आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसके आगे मान लीजिए 4 या 5 या 10 या ओमेगा कुछ भी लगा है तो वो उसके कहाँ चला जाता है? उसके गुणे में। अगर जैसे मान लीजिए 5 ओमेगा टी है तो ये 5 आगे चला आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने किया, एक ओमेगा टी से ओमेगा निकला, उसको बाहर निकाल के रख दिया। तो अब इस पूरे फैक्टर को मैं इस तरफ लेके चली जाऊँ तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का साइन बन जाएगा, ई इज इक्वल टू ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी। विद्युत भाग बल के अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान के लिए कॉस ओमेगा टी को होना पड़ेगा 1, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा एल आई नॉट। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या है? विद्युत भाग बल का शिखर मान। तो भौतिक राशि ओमेगा एल प्रतिरोध के तुल्य है। इसे प्रेरकत्व या प्रतिघात एक्सेल कहते हैं। एक्सेल का मान कितना होता है? ओमेगा एल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसे क्या कहते हैं? प्रेरकत्व प्रतिघात, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्स एल, ओमेगा एल के मान। ये आपके प्रतिरोध के तुल्य है, ये आपके प्रतिरोध के तुल्य होता है। अब ओमेगा एल आई नॉट को हमने क्या माना? ई नॉट को समीकरण में डालेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस होता है, देखिए साइन जो होता है थीटा वो कॉस π/2 प्लस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉस ओमेगा टी लेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ये तो माइनस, इसमें तो खैर माइनस साइन आता है, माइनस लेके चलते हैं, प्लस π/2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जो मैथ्स के बच्चे काफ़ी फेमिलियर होंगे। बायो वाले बच्चे जो हैं, बायो वाले बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसको ऐसे ही डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस को मैंने साइन में बदला, π/2 का अंतर होता है, ये क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि साइन और कॉस पे π/2 के अंतर से इनका ग्राफ चलता है। तो ये कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में से कि हमारा आई कितना आया था? आई कितना था बच्चों हमारा? इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ये हमारा प्रतिरोध का मान आया था, ठीक है। तो ई हमारा ये आया जो कि कॉस का ग्राफ है, ठीक है। कॉस का ग्राफ निकल के हमारा यहाँ आ रहा है, जबकि आई साइन का ग्राफ था। तो ताक्षणिक विद्युत भाग बल तथा धारा के सूत्रों से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल प्रत्यावर्ती धारा से कला में कितने का अंतर होता है? कितने का कला अंतर है? π/2 में इसमें कला में अंतर है। फेज डिफरेंस कितना है? π/2, मतलब 1/4 चक्र का अंतर है, ठीक है। 1/4 चक्र के अंतर की वजह से देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बदलेगा कि अगर मैं इसको देखूं तो किसी क्षण बोल्टता धारा फेज़ को दिखा रहा है। फेज़ मतलब कला के अंतर को दिखा रहा है। धारा फेज़र आई और वोल्टेज फेज़र एप्सिलॉन नॉट, ये धारा का है और ये वोल्ट का है, वोल्टेज का है। कितने का अंतर है? π/2 का अंतर है। तो अगर ये आपका यहाँ है आई नॉट, तो ये कितने इधर होगा? इधर होगा, ठीक है। पाई नॉट इधर की तरफ जाएगा, कम है ना, इधर की तरफ, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट है तो उससे कितना आगे बढ़कर जाएगा? ये π/2 के अंतर से आगे बढ़ के जाएगा। अर्थात जब वोल्टता अधिकतम होती है तो धारा शून्य होती है, जब धारा अधिकतम होती है तो वोल्टता शून्य होता है। जैसे कि यहाँ दिखाए, देखिए ये अधिकतम मान है, तब हमारी धारा क्या है? शून्य। फिर ये जब आपका शून्य हुआ तो धारा का मान हो गया अधिकतम, फिर ये अधिकतम हुआ तो धारा का मान शून्य। तो ये एक दूसरे से π/2 मतलब 90 की कला में चलेगा। अब अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र को लगाए, सिर्फ संधारित्र कैपेसिटर को लगाए, तब क्या होगा? चित्र में जैसे कि दिखाया गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को एक संधारित्र जिसका धारिता C है से जोड़ दिया है, ठीक है। हमने संधारित्र से जोड़ा है। संधारित्र का प्रतिरोध नगण्य है, मतलब कोई भी उस पर रेजिस्टेंस नहीं है। जब संधारित्र से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ता है तो वह प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है।
किंतु आवेश प्रवाह को पूरी तरह से नहीं रोकता, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इस तरह का संधारित्र एकांतर क्रम में आवेशित और अनावेशित होता है। एक बार ये आवेशित होगा, एक बार अनावेशित होगा, फिर आवेशित होगा, फिर अनावेशित। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट है, तो एसी जो है बार बार अपना डायरेक्शन बदलता है। माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q है तथा स्रोत का तात्कालीन विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट Q/C होता है। ये हमने अपने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे। Q का मान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू C। एप्सिलॉन की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये सूत्र आया। अब परिपथ में धारा कितनी होगी? dQ/dt। तो d/dt यहाँ पर हमने क्या रखा? इसका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करके मैं आपको इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन से दिखाती हूँ। I = d/dt C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। I = यहाँ से आप कांस्टेंट फैक्टर्स को बाहर निकाल लीजिए। आपको क्या मिलेगा अंदर? d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, और एक इसको दोबारा करना पड़ता है तो इसका ओमेगा आएगा। जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C ओमेगा एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अपने सहूलियत के हिसाब से लिखेंगे। ये C ओमेगा को 1/C ओमेगा लिखेंगे। अगर आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब इसका जो अधिकतम मान है, इसका अधिकतम मान क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। इसका अधिकतम मान के लिए कॉस ओमेगा टी को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, 1 होना पड़ेगा। तो धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा? जब ये 1 होगा, ये होगा एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो इसको जो है हम V = IR पढ़ते हैं, तो I = V/R। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके समकक्ष है, तो R के समकक्ष क्या होगा? ये 1/ओमेगा सी। तो जो 1/ओमेगा सी है ये प्रतिरोध की तरह है, तो इसको हम किससे शो करते हैं? एक C से। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, ये वैल्यू आता है। इसे धारितीय प्रतिरोध, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पॉर्टेंट है, धारितीय प्रतिघात कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहते हैं, तथा शुद्ध प्रतिरोध की भांति इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को आवश्यकता अनुसार हम नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों समीकरणों को अगर आप देखें तो हमें क्या दिखेगा कि एक साइन का समीकरण है, दूसरा आपका कॉस का समीकरण आया। ठीक है, तो वही हम यहाँ देखते हैं। तात्क्षणिक धारा I कितनी आई? I0 cos ओमेगा टी, जिसे हम लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई। अभी हमने पीछे समझाया था आपको। तात्क्षणिक विद्युत भाग बल क्या होता है? E = एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों में देखिए π/2 का फिर से अंतर आया है, लेकिन इस बार I0 आगे है। पिछली बार में क्या था? आपका जो विद्युत भाग बल था E और E0 ये आगे थे I से। इसमें अब क्या हो गया? I आगे हो गया है आपका एप्सिलॉन से, मतलब विद्युत भाग बल से। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण से स्पष्ट है कि धारितीय प्रतिघात, ठीक है, XC = 1/ओमेगा सी के कारण प्रत्यावर्ती धारा की कला विद्युत वाहक बल की कला से π/2 रेडियन आगे होती है, अथवा विद्युत वाहक बल की कला धारा की कला से π/2 रेडियन पीछे चलती है। ठीक है, दोनों ही आप फैक्टर ले सकते हो। को याद होना चाहिए कि हम किसको आगे ले रहे हैं, इससे पता चलता है कौन आगे। I0 आगे चल रहा है, मतलब विद्युत आगे चल रही, विद्युत वाहक बल की कला से आगे होती है, अथवा विद्युत वाहक बल की कला धारा की कला से π/2 पीछे होती। ठीक है, कौन आगे हुआ? आपका धारा आगे हो गई, अर्थात वोल्टता 0 होगी तो धारा अधिकतम होगा। और अगर संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के फेजर आरेख को अगर आप देखें तो देखिए वोल्टता आपकी 0 है तो धारा अधिकतम है। अब वोल्टता आपकी अधिकतम है तो धारा आपकी 0 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ये फेजर डायग्राम देखिए। ठीक है, आई इसमें क्या था? एप्सिलॉन नॉट यहाँ था और आई इधर था, इसमें उल्टा हो गया है। इधर एप्सिलॉन नॉट है, इधर आई है। आई हमेशा छोटा है क्योंकि आई में कुछ डिवाइड करना पड़ता है, एप्सिलॉन में कुछ डिवाइड करते हैं तब आई मिलता है, इसीलिए हर जगह देखिए इसका ग्राफ भी छोटा है हाइट में, इसका जो ये मान है ये भी छोटा है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के कुछ बटे करने पर हमें ये प्राप्त होता है। एप्सिलॉन नॉट तथा I0 का y अक्ष पर प्रेक्षक से
क्रमशः तत्कालीन एप्सिलॉन नॉट व आई नॉट प्राप्त होता है। एप्सिलॉन नॉट को प्रदर्शित करने के लिए फेज़र एक्स अक्ष से ओमेगा टी तथा आई नॉट को प्रदर्शित करने पर फेज़र एक्स अक्ष से ओमेगा टी प्लस π/2 रेडियन का कोण बनाता है, क्योंकि धारा विद्युत भाग बल की कला से π/2 रेडियन आगे होता है। ठीक है, तो ये तीनों डेरिवेशन और आपके जो डेफिनेशन हमने करी है आज किसकी, प्रतिघात की, धारितीय प्रतिघात। और यहाँ पर हमने कौन सी करी थी बच्चों, यहाँ पर हमने कौन सी करी थी, यहाँ पर हमने करी थी आपकी ये, ठीक है, कौन सा था, प्रेरकत्व जब लगाया था, प्रेरकत्व लगाने पर हमें यहाँ पर क्या मिला था, देखिए यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान अलग मिला था। ठीक है, जिसे हम कह रहे थे प्रेरकत्व प्रतिघात। ये दो आपके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको ध्यान से करिएगा और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तीनों, इनको बहुत ध्यान से करिएगा। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।